गणितज्ञ लीलावती का नाम हम में से अधिकांश लोगों ने नहीं सुना है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो पेड़ के पत्ते तक गिन लेती थी। शायद ही कोई जानता हो कि आज यूरोप सहित विश्व के सैकड़ों देश जिस गणित की पुस्तक से गणित को पढ़ा रहे हैं, उसकी रचयिता भारत की एक महान गणितज्ञ महर्षि भास्कराचार्य की पुत्री लीलावती है। 10वीं सदी की बात है। दक्षिण भारत में भास्कराचार्य नामक गणित और ज्योतिष विद्या के एक बहुत बड़े पंडित थे। उनकी कन्या का नाम लीलावती था। वही उनकी एकमात्र संतान थी। उन्होंने ज्योतिष की गणना से जान लिया कि वह विवाह के थोड़े दिनों के ही बाद विधवा हो जाएगी। उन्होंने बहुत कुछ सोचने के बाद ऐसा लग्न खोज निकाला जिसमें विवाह होने पर कन्या विधवा न हो। विवाह की तिथि निश्चित हो गई। जलघड़ी से ही समय देखने का काम लिया जाता था। एक बड़े कटोरे में छोटा सा छेद कर पानी के घड़े में छोड़ दिया जाता था। सुराख के पानी से जब कटोरा भर जाता और पानी में डूब जाता था, तब एक घड़ी होती थी। लीलावती 16 श्रृंगार किए सजकर बैठी थी। सब लोग उस शुभ लग्न की प्रतीक्षा कर रहे थे कि एक मोती लीलावती के आभूषण से टूटकर कटोरे में गिर पड़ा और सुराख बंद हो गया। शुभ लग्न बीत गया और किसी को पता तक न चला। विवाह दूसरे लग्न पर ही करना पड़ा। लीलावती विधवा हो गई। पिता और पुत्री के धैर्य का बांध टूट गया। लीलावती अपने पिता के घर में ही रहने लगी। पुत्री का वैधव्य दुख दूर करने के लिए भास्कराचार्य ने उसे गणित पढ़ाना आरंभ किया। उसने भी गणित के अध्ययन में ही शेष जीवन की उपयोगिता समझी। थोड़े ही दिनों में वह उक्त विषय में पूर्ण पंडिता हो गई। पाटी गणित, बीजगणित और ज्योतिष विषय का एक ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य ने बनाया है। इसमें गणित का अधिकांश भाग लीलावती की रचना है। पाटीगणित के अंश का नाम ही भास्कराचार्य ने अपनी कन्या को अमर कर देने के लिए लीलावती रखा है। भास्कराचार्य ने अपनी बेटी लीलावती को गणित सिखाने के लिए गणित के ऐसे सूत्र निकाले थे जो काव्य में होते थे। वे सूत्र कंठस्थ करना होते थे। उसके बाद उन सूत्रों का उपयोग करके गणित के प्रश्न हल करवाए जाते थे। कंठस्थ करने के पहले भास्कराचार्य लीलावती को सरल भाषा में धीरे धीरे समझा देते थे। बेटी को पढ़ाने की इसी शैली का उपयोग करके भास्कराचार्य ने गणित का एक महान ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम ही उन्होंने लीलावती रख दिया। आजकल गणित एक शुष्क विषय माना जाता है, पर भास्कराचार्य का ग्रंथ लीलावती गणित को भी आनंद के साथ मनोरंजन, जिज्ञासा आदि का सम्मिश्रण करते हुए कैसे पढ़ाया जा सकता है, इसका नमूना है। लीलावती का एक उदाहरण देखें। निर्मल कमलों के एक समूह के तृतीयांश, पंचमांश तथा षष्ठमांश से क्रमशः शिव, विष्णु और सूर्य की पूजा की, चतुर्थांश से पार्वती की और शेष 6 कमलों से गुरु चरणों की पूजा की गई। अये बाले लीलावती, शीघ्र बता कि उस कमल समूह में कुल कितने फूल थे। उत्तर 120 कमल के फूल। वर्ग और घन को समझाते हुए भास्कराचार्य कहते हैं, अये बाले लीलावती, वर्गाकार क्षेत्र और उसका क्षेत्रफल वर्ग कहलाता है। 2 समान संख्याओं का गुणन भी वर्ग कहलाता है। इसी प्रकार 3 समान संख्याओं का गुणनफल घन है और 12 कोष्ठों और समान भुजाओं वाला ठोस भी घन है। मूल शब्द संस्कृत में पेड़ या पौधे की जड़ के अर्थ में या व्यापक रूप में किसी वस्तु के कारण उद्गम अर्थ में प्रयुक्त होता है। इसलिए प्राचीन गणित में वर्गमूल का अर्थ था वर्ग का कारण या उद्गम अर्थात वर्ग एक भुजा। इसी प्रकार घनमूल का अर्थ भी समझा जा सकता है। वर्ग तथा घनमूल निकालने की अनेक विधियां प्रचलित थीं। लीलावती के प्रश्नों का जवाब देने के क्रम में ही सिद्धांत शिरोमणि नामक एक विशाल ग्रंथ लिखा गया, जिसके 4 भाग हैं। 1 लीलावती, 2 बीजगणित, 3 ग्रह गणिताध्याय और 4 गोलाध्याय। लीलावती में बड़े ही सरल और काव्यात्मक तरीके से गणित और खगोल शास्त्र के सूत्रों को समझाया गया है। बादशाह अकबर के दरबार के विद्वान फैजी ने सन 1587 में लीलावती का फारसी भाषा में अनुवाद किया। कुछ समय पहले तक भी भारत में कई शिक्षक गणित को दोहों में पढ़ाते थे, जैसे कि 15 का पहाड़ा, तिया 45, चौके 60, छक्के 90, अटू बीसा 9 35। इसी तरह कैलेंडर याद करवाने का तरीका भी पद्यमय सूत्र में था। सी अप जूनो 30 के, बाकी के 31, 28 की फरवरी, चौथे सन 29। इस तरह गणित अपने पिता से सीखने के बाद लीलावती भी एक महान गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री के रूप में जानी गई। मनुष्य के मरने पर उसकी कीर्ति ही रह जाती है। आज गणितज्ञों को गणित के प्रचार और प्रसार के क्षेत्र में लीलावती पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है।